Hi, you can have anything you want. You can have anything you want as long as you have consistency, discipline, and patience. Today is 4th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं. जल्दापारा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. Pong Dam Lake lies in Himachal Pradesh. Byton Cup is associated with hockey tournament. Largest coastline in India गुजरात स्टेट का है. अरुण रिवर, बरुण रिवर, तमुर रिवर, ये सब रिवर सिस्टम है कोसी रिवर का. आज के सवाल हैं. वेयर इन इंडिया इज द डेक्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क सिचुएटेड? Campty Falls is located in which part of India? Which pass connects Mumbai and Pune? Faganpui National Park is located in which state of India? So ये सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है debilitate. इसका मतलब है दुर्बल करना. Make someone weak and infirm. एक कोट है ना, to belittle others is to be little. प्रोफिशिएंट का मतलब होता है प्रवीण, कॉम्पिटेंट, स्किल्ड इन डूइंग और यूजिंग समथिंग. फॉर्च्यूटस का मतलब होता है आकस्मिक, हैपनिंग बाय एक्सीडेंट और चांस, मतलब वो डिजाइंड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है, अनएंटिसिपेटेड है. इलेट का मतलब होता है उल्लासित होना, हैप्पी फील कर रहे हैं, थ्रिल्ड, एक्सिलरेटेड. अनफ्लिंचिंग मतलब बेहिचक, नॉट शोइंग फियर और हेजिटेशन इन द फेस ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. यू हैव माई अनफ्लिंचिंग सपोर्ट. आप जितना एफर्ट्स डालोगे आई विल मैच योर एफर्ट्स. ओके, सो ये क्वेश्चंस हैं आज के लिए 4th ऑफ जनवरी 2022. सी, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है. जब हम कलम से, पेन से कागज पे ऐसे लिखते हैं तो वो कंसोलिडेट हो जाता है. So that is why answer writing is very very important. See, ये बहुत easy process भी है. All you have to do is go to our website. ये website का address है srajanindia.1 ONE srajanindia.1. This is the address of our website. इसके बाद you have to go to this website और यहाँ पर I am every day uploading these questions and videos. ये जैसे दो सवाल हैं. अब यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन पे जाना है. 16 कमेंट्स, जैसे आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इतने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं तो जस्ट क्लिक ऑन कमेंट. देन उसके बाद ये ओपन होगा. नीचे डिस्कस इनेबल्ड है. डिस्कस में आप लॉग इन कर सकते हैं. लॉग इन, यू कैन लॉग इन बाय यूजिंग डिस्कस, फेसबुक, ट्विटर और गूगल. प्रेफर गूगल. गूगल से लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे ज्वाइन द डिस्कशन पे जाओ. यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो अपने आंसर्स जो आपने कॉपी पे लिखे हैं पेन से. उसका फोटोग्राफ क्लिक करो, उसको आप स्कैन कर सकते हो एडोबी स्कैनर से. एक्सपोर्ट करो उसे JPEG फॉर्मेट में, JPG या JPEG, JPEG फॉर्मेट, और उन फोटोग्राफ्स को यहाँ पे आप अपलोड कर दो. तो इस तरीके से देखिए सबने कितने अच्छे से आंसर्स अपलोड किए हैं. यू ऑल्सो शेयर योर आंसर्स. जब आप पार्टिसिपेशन करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और ग्रेजुअली आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रीमलाइन रहेगी. सो पार्टिसिपेट, राइट आंसर्स. और अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है सो ज्वाइन, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. यू नो मी, सो आई ऑल्सो वांट टू नो यू. सो नेम, ईमेल एंड अबाउट योरसेल्फ. लाइक आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस साल को टारगेट कर रहे हो, किस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक दैट. सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ and then if you can pay the fee, so this is the QR code for your voluntary fee. So make some contribution. So this is the website. All right, so let us come back to newspaper discussion now. So our reference material is this, the Hindu. This is the Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये द हिंदू है, फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है मोर देन 40 लाख एडोलेसेंट्स, मतलब लेस देन 18 टीनेजर्स हैं. एडोलेसेंट गेट फर्स्ट शॉट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन. तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है. वैक्सीनेशन का नाम है कोवैक्सिन. इसके डोजेज यहाँ पे एडमिनिस्टर किए हैं और दूसरा जो डोज लगेगा वो 28 दिन बाद लगेगा. सो
जो अभी 15 to 17 एज ग्रुप के हैं उनको ये वैक्सीनेशन लगाने का इनिशिएटिव चालू हो गया है। बिल्डिंग रेजिस्टेंस। सी, कोविन क्या है? कोविन एक प्लेटफॉर्म है, आईटी सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकेंड डोज कब लगना है, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है। सो द नेम इज कोविन डैशबोर्ड। सो कोविन प्लेटफॉर्म के ने बताया 49 लाख इस एज ग्रुप में 15 से 17 उन्होंने रजिस्टर किया वैक्सीनेशन को, और ये वैक्सीनेशन स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में चालू है। तो दिस इज एक्सीलेंट। जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी एंथुजियास्टिकली वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं, विच इज़ रियली रियली गुड। तो अभी केवल कोवैक्सीन का ही एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, कोविशील्ड नहीं लगवानी है, केवल कोवैक्सीन। और 15 से 17 ईयर्स वाले बच्चे ही, अगर आपका जन्म 2005, 2006, 2007 में हुआ है तभी आप एलिजिबल हो कोवैक्सीन वैक्सीनेशन के लिए। ओके, कोविन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करना है। सो दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड कि हम वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ा रहे हैं, 15 to 17 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस इज दिस। जो सेकेंड न्यूज है ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है। चाइना कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज ऑन पैंगोंग लेक इन लद्दाख। पैंगोंग लेक इन लद्दाख। लद्दाख में ही हमने पहले देखा था गलवान क्राइसिस हुआ था, और ये अगर पैंगोंग लेक स्पेसिफिकली देखें तो दिस इज पैंगोंग लेक। सी, इंडियन एक्सप्रेस में दिया है कि ये पैंगोंग लेक है। ये जो पैंगोंग लेक है ये इस टाइप का एलोंगेटेड शेप में है। इसका अराउंड 1/3 पार्ट इंडिया के पास में है, बाकी चाइना एडमिनिस्टर कर रहा है। तो जो नॉर्थ एंड साउथ बैंक है पैंगोंग सो लेक के, इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये अभी कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बना हुआ है। और सिग्निफिकेंस क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट पे, कि जो ट्रूप क्विकली वहां पे रेस्पॉन्ड कर पाएगी, क्विकली अपनी फोर्सेस वहां पे पहुंचा पाएगी, वो एडवांटेज में रहेगी। तो चाइना इसीलिए ये जो लेक है इस पे ऐसे ब्रिजेस बना रहा है, ताकि जो लॉन्ग जर्नी करके उसको ट्रैवल करना पड़ता था वो कट हो जाएगा। क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ देयर ट्रूप्स। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। चाइना की जो आर्मी है उसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो ये ब्रिज बनने के कारण इनको क्या होगा, जैसे राउंड अबाउट लेना है तो पूरा ऐसे राउंड अबाउट नहीं होगा, ये क्विकली यहाँ पे ऐसे ब्रिज से ट्रूप्स को दिस, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एडवांटेज में रहेंगे वो। सो दिस इज देयर आइडिया। सो ये न्यू ब्रिज बना है, दोनों बैंक 500 मीटर अपार्ट थे, वहां पर ये बन गया। तो करीब जो टाइम है 12 घंटे का टाइम लगता था ट्रैवल, वो अब 3-4 घंटे में हो जाएगा। तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट एडवांटेज टू चाइना। द ब्रिज इज इन चाइनाज टेरिटरी। इंडियन आर्मी वुड हैव टू नाउ फैक्टर दिस इन ऑपरेशनल प्लान्स, बिकॉज जब भी हम अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मिलिट्री में वॉर का नंबर 1 रूल क्या होता है, नो योर एनिमी। नो योर एनिमी। सो व्हेनेवर इफ अ सिचुएशन अराइजेस कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हमें अपने ऑपरेशनल प्लान्स में चाइना ने ये जो नया ब्रिज बनाया है इसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। राइट नाउ जो अभी पोजीशन है वो ये है कि ये जो 135 किलोमीटर लंबी ये जो बूमरैंग शेप्ड लोकेटेड पैंगोंग सो लेक है, इसका थोड़ा पार्ट इंडिया के पास में है एंड सम पार्ट इज विद चाइना। ये जो लेक है ये ग्लेशियल मेल्ट है, हिमालय है, हिमालय में ग्लेशियर्स होते हैं, पिघलते हैं, और उसके पिघले पानी से ये लेक बनी है। तो यहाँ पे दिस इज चैंग चैमो रेंज भी है, जटिंग डाउन रेफर टू एज फिंगर्स। फिंगर्स मतलब ऐसे इस टाइप से, दीज आर फिंगर्स, फिंगर 8, फिंगर 7, जोग्राफिकल दिस डेवलपमेंट है वहाँ पे। सो दिस इज पैंगोंग सो लेक। तो पीएलए का जो 1962 वर्जन था, पीएलए यहाँ पे जो नए मैप्स चाइना लेके आता है और सोवेरेनिटी दिखाता है, कि जैसे अरुणाचल प्रदेश में उसने नेमिंग चेंज कर दिया, बहुत सारे प्लेसेस का, इवन फॉरेस्ट एंड रिवर्स का भी। तो सिमिलर टाइप ऑफ टैक्टिक्स जो है वो चाइना फॉलो करता है दिस अभी पैंगोंग सो गलवान क्राइसिस के बाद इन लद्दाख। सो ये मिलिट्री स्ट्रैटेजीज है, इसको मैच करना ज़रूरी है। जैसे इंडिया भी 4 धाम रोड्स को ब्रॉडन कर रहा है सो दैट हम क्विकली अपने टैंक्स वगैरह वहाँ पे डिप्लॉय कर पाएँ। सो द पॉइंट इज इंडिया को भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड कनेक्टिविटी, क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस बहुत ज़रूरी है। प्लस एट द सेम टाइम बिकॉज यहाँ पे वेदर बहुत एक्सट्रीम है, तो हमारी फोर्सेस को भी, जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल पढ़ा था, अभी डीआरडीओ ने भी एक नया क्लोथिंग निकाला है सो दैट वो उस क्लाइमेट पे परफॉर्म कर पाए, ऑपरेशन कर पाए हमारी आर्म्ड फोर्सेस। सो दिस वी नीड टू एंश्योर। तो ये है पैंगोंग लेक इन लद्दाख। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
यहाँ न्यूज़ है सेंटर सीक्स अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ EWS कोटा केसेस पे क्लैरिटी है। ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया है ये किस बेसिस पे बना, इस बात पे अभी कोर्ट में हियरिंग हो रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब मोस्ट प्रोमिनेंट हो गया है 81% ऑफ पॉजिटिव सैंपल्स में। देन डोंट इंडल्ज इन हेट स्पीच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट साहब के यहाँ पे वर्ड्स हैं, सेक्युलरिज्म इज इन एवरी इंडियंस ब्लड, एवरी पर्सन हैज राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रीच हिज और हर फेथ। और ये चीज सीधा सीधा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखी है, सो दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल करते हैं अटेम्प्ट्स टू रिडिक्यूल अदर रिलीजन्स एंड क्रिएट डिसेंशंस इन सोसाइटी। डिसेंशंस इन सोसाइटी, जो फिशर्स हैं उसको एनकरेज कर रहे हैं, सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे जो रिलीजन्स हैं उसको रिडिक्यूल कर रहे हैं। दिस इज नॉट एट ऑल राइट। टू रिमेंबर belittle others is to belittle, this is not right. Saying every person has the right to practice and preach his or her faith in the country, this is the concept of India कि ये constitutional values हैं। Practice your religion but don't abuse and indulge in hate speech and writing। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये बात कहा। 150th डेथ एनिवर्सरी थी सेंट कुरियाकोस एलियास चावरा का। तो आप स्पिरिचुअल लीडर थे केरला में कैथोलिक कम्युनिटी के टाइम पर। दिस सेलिब्रेशन में वाइस प्रेसिडेंट साहब ने ये मैसेजिंग दिया। अब सी ये जो कंटेंट है दिस इज इम्पोर्टेंट, वाई बिकॉज एसेज में भी हम देखते हैं और GS1 में भी हम देखते हैं सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, प्लस GS3 में हम इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखते हैं। तो दैट इज वाई जो टेंशंस लाइक भड़काऊ चीजें एटसेट्रा है उसको हमें एनकरेज नहीं करना है। Observing that hate speeches and writings were against Indian culture. This is not our culture. This is against India's culture, heritage, tradition, and constitutional rights and ethos. Very important words, note it down. Then Naidu साहब ने ये भी कहा secularism is in the blood of every Indian and the country is respected world over for its culture and heritage. नायडू साहब की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। In this context, he called for strengthening the Indian value system. Official statement है Indian value system, और हमारा value system में ये सारे points हैं। ये ethics में भी आप use कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कम्युनिटी सर्विस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। When we help others, actually we are helping ourselves. तो कम्युनिटी सर्विस इज गुड। क्यों ना इसको कंपलसरी कर दिया जाए। जैसे एनसीसी में काफ़ी सारे काम हम कम्युनिटी सर्विस करते हैं, मैंने भी एनसीसी किया है, C सर्टिफिकेट। सो कम्युनिटी सर्विस क्यों ना मैंडेटरी कर दिया जाए, कंपलसरी स्टूडेंट्स को, ताकि उनको बुकिश नहीं, रियल वर्ल्ड में जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें होती है, रियल वर्ल्ड का नॉलेज उन्हें मिले। स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स को एक एटीट्यूड बनाए। एटीट्यूड क्या बनाए? शेयरिंग का एंड केयरिंग का, शेयरिंग एंड केयरिंग। तो कम्युनिटी सर्विस को भी क्यों ना एनकरेज किया जाए। सो ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें हमारे बिहेवियर और स्पेशली जैसे GS4 में एथिक्स में भी हम देखते हैं। दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। सो डोंट इंडल्ज इन हेट स्पीच। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है NIA चेंज ऑन द ग्राउंड। ये है अश्योर्ड रिटर्न। वर्कर्स बिजी हैं बंगाल ग्राम फील्ड में। हैदराबाद तेलंगाना गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कल्टीवेट करो पल्सेस। दाल जो होती है, दाल का एक्सेलेंट सोर्स होती है ये प्रोटीन का, और इंडिया में जो दालें हैं इसका थोड़ा डेफिशिएंसी चल रहा है। तो 10 लाख एकड़ का राबी सीजन में ऑल्टरनेटिव क्रॉप हो पैडी, बिकॉज हमारे यहाँ सब पैडी या फिर वीट ये दो ही क्रॉप करते हैं, तो जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। बायोडाइवर्सिटी, क्रॉप डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिसीजन नॉट टू प्रोक्योर पारबॉइल्ड राइस फ्रॉम द स्टेट। तो FCI भी प्रॉब्लम में रहता है बिकॉज इसके पास ओवर स्टॉक हो जाता है। MSP एज अ रिजीम कई बार इकोनॉमिकली साउंड भी नहीं होती। सो द पॉइंट इज इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्रॉप है, क्रॉप्स जो है उसका डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। क्रॉप डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पल्सेस लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ पैडी। आप बताओ 2-3 क्रॉप्स बताओ राबी सीजन की, और 2-3 क्रॉप्स बताओ खारिफ सीजन की। ये 2 सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, राबी और खारिफ। और जायद सीजन की भी 1-2 क्रॉप बताओ, राबी, खारिफ और जायद। ये इंस्टीट्यूट है मैथमेटिकल साइंसेज 60। स्मॉल बिगनिंग थी, फिर धीरे धीरे ये इसका कम्युनिटी बढ़ा। 52 फैकल्टी मेंबर, 125 PhD स्टूडेंट्स। सो दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस चेन्नई, 60th ईयर। मैथ्स इज ऑसम।
ISRO gearing up for multiple missions in year 2022. So this is excellent. आप हैं मिस्टर के सिवान, ISRO के चीफ। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 2022 में बड़े इंपॉर्टेंट मिशन है, जैसे कि अनमैन्ड मिशन है गगनयान। अनमैन्ड मिशन गगनयान, फर्स्ट अनमैन्ड मिशन गगनयान। तो ये नंबर ऑफ मिशंस यहाँ पे होंगे। देन इसके अलावा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी है, EOS-4 एंड EOS-6। जो यूपीएससी और सीडीएस है ना, इसमें इसरो इनका फेवरेट है। इसमें अक्सर ये सैटेलाइट कौन सा लॉन्च हुआ, क्या कैपेसिटी थी, रेंज क्या था, इस टाइप से बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे गए। फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हुआ, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। सो दीज आर सम लॉन्चेस। चंद्रयान 3 भी होगा, बिकॉज जो चंद्रयान 2 था वो कंप्लीट सक्सेस नहीं हो पाया, तो चंद्रयान 3 था। आदित्य L1 था। ये L1 क्या होता है, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था ना वेब टेलीस्कोप में, दिस इज L1। देन एक्सपोसेट है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशंस है, इंडिजिनसली डेवलप्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ISRO जो है, इसके 2 मैंडेट हैं आज की डेट में। एक तो जो स्पेस मिशंस हैं उसको कवर करना, सेकंड प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करना। प्राइवेट सेक्टर, तो कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था ISRO का एक ब्रांच है, कमर्शियल ब्रांच, जिसका काम है प्राइवेट सेक्टर के साथ भी फैसिलिटेट करना, कोऑर्डिनेट करना, गाइड करना, लाइक दैट। उस ब्रांच का नाम क्या है, आंसर। तो दिस इज दिस मिशन। प्लस ये जो है एक्सपोज सैटेलाइट है, SSLV कंप्लीट होगा। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड नासा और दिस निसार का भी होगा। तो ISRO कोलैबोरेट भी करता है, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ क्या बनी है ISRO की? ISRO की स्ट्रेंथ बनी है कि हम कम पैसे में, कम कॉस्ट में एक्सीलेंट मिशंस कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज अवर स्ट्रेंथ। सेम मिशन नासा को या यूरोपियन स्पेस एजेंसी को करने में बहुत पैसा लगता है, बट हम कम पैसे में अच्छा काम करते हैं। सो दिस इज अवर स्ट्रेंथ। तो क्यों ना टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन हो, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो सीखने में आए, तो दिस इज गुड। देन वीनस मिशन भी है, फिर एक दिशा भी है, ट्विन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट मिशन, फिर तृष्णा है, फिर ISRO का CNES है, सेंटर नेशनल दिस मिशन 2024। तो ISRO का प्लेट अभी फुल है, बहुत सारे मिशन अभी पाइपलाइन पे है। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन इसरो। ये क्या है, इसका एक ब्रीफ थोड़ा बताइए कि इसरो कब बना था, फिर कैसे वो आगे बढ़ा, लाइक दैट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसका मैंडेट क्या है, वर्क क्या है, कुछ हाइलाइट्स बताइए। ये प्रेमाइस भी एस्टैब्लिश करिए कि स्पेस एक्सप्लोरेशन क्यों इतना ज़रूरी है, बिकॉज लैंड जो है वो तो हमने पूरा एक्सप्लोर कर दिया है, मोर और लेस। कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था, उसके बाद से जो लैंड है ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। अनएक्सप्लोर्ड क्या है, सी, ओशन और स्पेस, इसमें अभी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। सो दिस इज अवर फोकस। प्रिपेयर अ नोट ऑन इसरो। अब इसके कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स बनाइए, एक 2-3 लाइन में कवर कर लीजिए। गगनयान क्या है, चंद्रयान क्या है, फिर आदित्य L1 क्या है, लाइक दैट। रीसेंट इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स, और फिर अपॉर्चुनिटीज भी क्या है, प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन, ऐसे करके एक सिस्टमैटिकली पूरा थॉट प्रोसेस इसमें लिख के डेवलप करिए। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन जो नेक्स्ट है एडिटोरियल, वाइडनिंग द सेफ्टी नेट, the need to test other vaccines as an additional dose in adult is overwhelming। तो अब इसमें रेगुलर टॉक है जो कोविड की पिछले 1.5-2 साल से पढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वायरस चेंज होता है, ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें, बच्चों को वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, विच इज़ अगेन गुड। वैक्सीनेशन हो तो उसका प्रॉपर ट्रायल्स होना चाहिए, साइंस बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स बेस्ड होना चाहिए। और एक्सपर्ट्स मतलब सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स नहीं, जो रियल डॉक्टर्स हैं, जो इस प्रोफेशन में हैं, दे जो नो हाउ जानते हैं इस पूरे मैकेनिज्म का। सो द पॉइंट इज, ये जो कोविड का फाइट है इसमें वैक्सीनेशंस इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीनेशंस में भी जैसे कोवैक्सीन का प्रॉपर कई बार प्रोडक्शन बहुत डिले हुआ, तो वी नीड टू प्रोवाइड अदर वैक्सीनेशन एज वेल। सो दिस इज देयर। अब सेफ्टी एट ऑल कॉस्ट, यहाँ जो बात है वो पर्टिकुलरली है डिजास्टर मैनेजमेंट, और वो भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसमें भी स्पेसिफिकली फायर क्रैकर्स, फायर वर्क इंडस्ट्री। जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में बड़ा फायर क्रैकर्स और इसका इंडस्ट्री है। तो गवर्नमेंट शुड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल इन द फायर वर्क इंडस्ट्री, क्योंकि बारूद से सामान बनाते हैं। डिजास्टर हैजार्डस जोन होता है, डिजास्टर्स भी हम अक्सर देखते हैं कि फटाका फैक्ट्री में आग लग गई, लाइक दैट।
तो सेफ्टी प्रोटोकॉल होना बहुत ज़रूरी है व्हेन दिस इंडस्ट्री इज डीलिंग विद हैजार्डस प्रोसेसेस। तो ये बात है, जनरल गाइडलाइन है कि हम टाइम टू टाइम जैसे इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, वहाँ पे वर्कर्स को भी अवेयरनेस होना चाहिए, सेफ्टी गार्ड्स उनके पास होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर टाइप फैसिलिटीज़ पास में होना चाहिए, लाइक दैट। प्लस इसमें एक और चीज़ आता था, वो था चाइल्ड लेबर। पहले एक ज़माना था इस काम में चाइल्ड लेबर भी बहुत इन्वॉल्व था, तो वो काफ़ी कम हो गया है कंसिडरेबली, विच इज़ गुड। चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी है 10। But with regard to adherence to and monitoring of safety protocol, track record leaves much to be desired. But अभी भी sufficient नहीं है और हमें industrial hazards को कम करने का कोशिश करना चाहिए। 2020 जो साल था ना, इस साल हमने बहुत हैजार्ड्स देखे हैं। इंडस्ट्रियल फायर हुआ, फैक्ट्रीज में आग लगा, एक गैस लीक हो गया था। तो इंडस्ट्रियल हैजार्ड जो है ये भी एक पार्ट होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का। देयर इज नो डेarth ऑफ आइडियाज टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द इंडस्ट्री, बट ज़रूरी है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, नियम है, कानून है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। जैसे अभी हॉस्पिटल्स में भी फायर देखा था हमने, हॉस्पिटल्स में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है बट उसको रिफिल नहीं कराया। टाइम टू टाइम मॉक ड्रिल होनी चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि अगर इन केस फायर हो तो क्या एक्शन लेना है, वो मॉक ड्रिल नहीं होती। कई बार जो इमरजेंसी एग्जिट होता है वो से लॉक्ड है, वहाँ पर पीपल गेट स्टक। सो ये जो है प्रैक्टिकलिटी एग्जीक्यूशन पार्ट में इसको डील करना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एट द सेम टाइम पीपल ऑफिशियल जो स्टाफ है उस इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल का, सेफ्टी जो होती है ये पैरामाउंट होती है और ये हमेशा कलेक्टिव होनी चाहिए। अ सोबरिंग रिमाइंडर टू द पावर्स दैट बी। ये जो आर्टिकल है इसमें हमारे कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो बातें हैं वो हैं प्राइमरली ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स जैसे वेंकैया नायडू साहब का भी ऊपर स्पीच देखा, ये भी उसी लाइन पर है कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो पैरामाउंट होनी चाहिए एंड जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो पैरामाउंट होना चाहिए। रिमेंबर एक ऐसा आर्टिकल आया था, जैसे अमेरिका होता है यूएसए, यूएसए को क्या बोला जाता है, यूएसए मतलब एक जाइंट मेल्टिंग पॉट है। मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट क्या होता है, जो भी वहां जाता है वो सब एक जैसा हो जाता है, होमोजीनस हो जाता है। तो जो भी यूएसए जाता है, भले वो एशियन है, अफ्रीकन है, कहीं से भी है, यूरोपियन, यूएसए की लैंड में जाता है तो वो बन जाता है अमेरिकन। अमेरिकन टेस्ट में, चॉइसेस, बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग अमेरिकन। तो दैट इज वाई यूएसए को कहा गया था यूएसए इज अ मेल्टिंग पॉट, मेल्टिंग पॉट। पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मेल्टिंग पॉट नहीं रहा है। इंडिया को हम कंपेयर कर सकते हैं एज अ जाइंट थाली। जाइंट थाली जैसे हमारे यहाँ इंडियन थाली होती है ना, इंडियन थाली में कितनी सारी डाइवर्सिटी होती है। हर जो इंग्रेडिएंट होता है थाली का वो यूनिक होता है, यूनिक होता है, अपना पर्टिकुलर आइडेंटिटी मेंटेन करता है, होमोजीनस नहीं होता, पर्टिकुलर आइडेंटिटी मेंटेन करता है। बट इस डाइवर्सिटी में भी होती है यूनिटी। कलेक्टिवली दिस एंटायर थाली एंड इंग्रेडिएंट मेक्स अ वंडरफुल एंड प्रोडक्ट। सो दिस इज स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो दिस इज देयर। फ्रीडम ऑफ फेथ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। जो हमारी सिविलाइजेशन की वैल्यूज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो बातें बताई है उसको भी समझना और पालन करना जरूरी है। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल जब भी चुनाव वगैरह आते हैं तो जो फिशर्स हैं हमारी, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। इसका सॉल्यूशन तो एक तो वॉच डॉग भी है, जिसे कल आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लिखा। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अवेयरनेस। पब्लिक जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी, तो तब तक एज अ सोसाइटी, एज अ कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, वो हम फुल्ली अचीव नहीं कर पाएंगे। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। दे आर एंडाउड विद रीजन एंड कॉन्शियंस एंड शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इन अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। जैसे आप हो एज इट इज वैसे और लोग भी है। सो सब बॉर्न फ्री है, इक्वल इन डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट एंड राइट्स एड्रेस करना जरूरी है। इन्हीं सब चीज़ों से तो आया था ह्यूमन राइट्स, 1966 का आया था। एलिमिनेशन करें इनटॉलरेंस, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, इन सब चीज़ों को दूर करें। तो ये हमारा जो था फ्रेटर्निटी जो है वैल्यू, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिटी ऑफ नेशन का, ये पार्ट 4A में भी लिखा है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इंश्योर किया है। द आइडिया इज वी नीड टू प्रमोट हार्मनी, spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending सारे barriers. Then इसके अलावा ज़रूरी भी है कि हम this
ह्यूमन डिग्निटी को रेस्पेक्ट करें। इलेक्शंस के टाइम पर भी एक ये आरपीए 1951 है। ये जो स्टैटिक पार्ट्स है ना और गवर्नमेंट स्कीम्स भी है, इसको भी हम ग्रेजुअली सारा कवर कर लेंगे आंसर राइटिंग पे। ओके, हम आंसर राइटिंग केवल उन्हीं टॉपिक का पिक कर रहे हैं जो बहुत रेलेवेंट है और हाई यील्डिंग है, सो दैट आपका आंसर राइटिंग भी हो जाए, वो टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाए और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। ओके, सो दिस इज इलेक्शन लॉ ऑफ इंडिया। अब जैसे आरपीए 1951 एंड 1950, ये दोनों भी बहुत हाई यील्डिंग है, 1951 एंड ऑल, क्योंकि इनमें लिखा है कि चुनाव कैसे होता है, कैसे करवाना है। बिकॉज आर्टिकल 326 में तो सिंपली लिखा है एडल्ट फ्रेंचाइजी, उसके जो डिटेल हैं वो है आरपीए 1950 एंड 1951 में। तो बात वही है, गोल्डन थ्रेड ऑफ यूनिटी जो है इसको मेंटेन करना है। डाइवर्सिटी जो है, मोजाइक है हमारा, लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन एटसेट्रा, इस डाइवर्सिटी में यूनिटी वी नीड टू फाइंड। फैब्रिक ऑफ द नेशन, द गोल्डन थ्रेड ऑफ अ बेसिक इनेट यूनिटी। सेम जो बातें हैं वो बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी कहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे यहाँ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। सेम चीज हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी इसी आइडिया को एम्फेसाइज किया था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 2003 में कहा था, इंडिया विल ऑलवेज रिमेन एन ओपन, इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट नेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स कुड बी यूज्ड इन एसए एंड GS1 बोथ, सिक्योरिटी एटसेट्रा। ओके, अब ये बात है इंडिया यूएस रिलेशन का। तो ये जो आर्टिकल लिखा है वो कृष्णन साहब ने लिखा है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी आप रहे हैं। बात यह है कि अमेरिका जो है, जैसे अमेरिका खुद को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी बोलता है, इंडिया जो है वो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। आज के टाइम पे जो यूएसए है, यूएसए का भी जो पावर है ना वो पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहा। यूएसए खुद को विड्रॉ कर रहा है, जैसे मिडिल ईस्ट हुआ वहां से विड्रॉ हुआ, सऊदी को भी अब पहले जैसे क्लोजर टाइज नहीं रहे, अफगानिस्तान से भी विड्रॉ कर लिया। यूरोप में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यूरोप में भी यूएसए की पकड़ कम हुई है। यूरोप में ही अभी चल रहा है फिर दिस यूक्रेन क्राइसिस, तो रशिया के साथ भी कन्फ्रंटेशन की बात है। तो जो 1991 तक जो कोल्ड वॉर चला था, कोल्ड वॉर चला था 1991 तक, आफ्टर 1945 फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू दिस कोल्ड वॉर, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 के बाद, वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया। बट अब चैलेंज आ रहा है चाइना का, और रशिया भी वापस इमर्ज कर रहा है और वर्ल्ड मल्टीपोलर बन रहा है। द आइडिया इज अमेरिका जो है वो इंडिया का क्लोजर सपोर्ट हमेशा चाहेगा। तो ट्रम्प के बाद जैसे आए बाइडन, तो ऑल्दो पार्टी चेंज हो गई, प्रेसिडेंट चेंज हो गई, बट जो वर्ल्ड में फॉरेन पॉलिसी होती है ना कंट्री की, वो इतना जल्दी चेंज नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहती है। तो जो बाइडन है वो भी क्लोजर टाइज इंडिया के साथ डिजायर करेंगे, ये इंडिया को प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए आप देखो काटसा में जो सैंक्शंस लगाना है वो शायद इंडिया पे नहीं लगेगा, इंडिया को एग्जाम्पशन मिलना चाहिए। बट लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। बाकी जो वैल्यू सिस्टम है, जैसे यूएसए में जो डेमोक्रेट्स हैं, बाइडन जो अभी पार्टी है, ये थोड़ा लिबरल इनका अप्रोच रहता है। तो कई बार फ्रीडम इंडेक्स वगैरह में जो वर्ड है इनके अगर मैच नहीं होता इंडिया का क्राइटेरिया, तो क्रिटिसिज्म भी एंड ऑल ओपनली वोकली ये करते भी है। बट स्टिल इंडिया का राइट्स रिकॉर्ड, अमेरिकाज ब्लिंकर्ड विजन, अमेरिका जो है वो इंडिया को अभी सपोर्ट करेगा, फेवर करेगा। द डेफिनिंग साइलेंस ऑफ साइंटिस्ट, सी ये बात है सूडो साइंस का। साइंस एक्चुअली क्या होता है? साइंस होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, फैक्ट्स एटसेट्रा। सूडो साइंस होता है मतलब हर चीज को साइंस बना के सेल करना, जैसे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सो डेफिनिंग साइलेंस ऑफ साइंटिस्ट, तो द आइडिया इज कि साइंस साइंस रहे, स्टेम स्टूडेंट्स को प्रमोट करें, जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे चीज़ें हैं उसको भी हम फैक्ट बेस्ड अगर देखें तो बेटर होगा। सो दिस इज दैट। और दूसरी बात, एक्सपर्ट्स को एक्सपर्ट्स ही रहने दें, स्पेशली इन द केस ऑफ वैक्सीनेशन एंड ऑल। हमने देखा एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स जो हैं, इंस्टीट्यूशंस, दे आर डूइंग रिसर्च, R&D इन दिस थिंग, तो दे नो बेटर। तो वी शुड हैव सम फेथ इन देयर एबिलिटीज। देन एडिंग इन गवर्नेंस, ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे प्राइमरली लिखा है कि जैसे NGOs है, NGOs को भी ना ऐसा रॉन्ग इमेज में शो करना इज नॉट राइट। जो NGOs हैं दे आर इम्पॉर्टेंट, NGOs बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, फिलेंथ्रोपिक काम करते हैं, और बहुत जगह गवर्नमेंट का रीच नहीं है तो उस जगह पर NGOs बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं। द आइडिया इज वी नीड टू फैसिलिटेट देम, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग देन एक्ट अकॉर्डिंगली, बट ओवरऑल इनको डिमोनाइज नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को इससे इनफैक्ट हेल्प ही होगा।
सिमिलरली एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई कंपनी वर्क कर रही है, जैसे एप्पल ही है, या इंडिया में से कोई बड़ी कंपनी टाटा है, तो ये अगर वर्क कर रही है तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? प्रॉफिट लोगों से आ रहा है। तो जो प्रॉफिट आ रहा है उसका एक सर्टेन परसेंट से 2% उनको वापस लोगों को, सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि टाटा ने से 400 करोड़ रुपए कमाए, तो इसका कुछ 2% वापस आप सोसाइटी पे इन्वेस्ट करो, बिकॉज सोसाइटी है तभी तो कंपनी है, सोसाइटी नहीं होगी तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। दिस इज लाइक दैट। तो इसमें थोड़ा वेलफेयर एंगल होता है। द आइडिया इज, जैसे CSR है या NGO का वर्क है, इससे एक्चुअली किसको बेनिफिट हो रहा है? लोगों को। मतलब गवर्नमेंट को ये हेल्प कर रहे हैं। सो दे आर लाइक एडिशन टू गवर्नमेंट, नॉट ट्रबल टू गवर्नमेंट। दिस शुड बी द अप्रोच। जैसे सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, ये कॉर्पोरेट्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट, टर्नओवर एटलीस्ट 2% जो नेट प्रॉफिट का है बिफोर टैक्स, वो वापस सोसाइटी को गिव बैक करना है। सेक्शन 135, 2% ऑफ नेट देयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू द डेवलपमेंट स्पेस। ये जो सवाल है ना CSR का है, रिमेंबर 2013 मेंस में आया था। टाइम बड़ा कम था तो मैंने बस शुरू में जल्दी जल्दी यही लिख दिया कि सेक्शन 135 है, कंपनीज एक्ट है, 2% देना है, कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए लाइक दैट। तो दिस ऑल्सो हैपन्स एट टाइम कि टाइम कम हो जाता है तो आपको जल्दी जल्दी फिर फैक्ट्स लिख देना चाहिए वहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर है, ताकि एक बेसिक कुछ नंबर तो वहाँ पे मिल ही जाएंगे। ओके, तो दिस इज देयर सेक्शन 135। फिर NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, दे आर ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। द आइडिया इज ये पार्टनरशिप में काम करें गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट और NGO CSO में फ्रिक्शन इज नॉट गुड। तो ये जो NGOs होती है एंड नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, इनके पास एक्सपर्टीज भी होता है, पेशेंट कैपिटल भी लेके आते हैं, कॉर्पोरेट बोर्ड्स वगैरह ये एक्सपर्टीज भी लाते हैं। कॉर्पोरेट के पास भी कितना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। NGOs जो होते हैं वॉलंटरी ग्रुप्स होते हैं, सिग्निफिकेंट बिल्डिंग कैपेसिटी लेके आते हैं। तो द आइडिया इज CSR जो सिविल सर्विस, सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल है, ये एक वंडरफुल एड ऑन है गवर्नमेंट के लिए। ब्यूरोक्रेट्स भी कई बार आप देखो कोई ट्रबल आती है तो वो फिर पूछते हैं इन CSO से या फिर NGOs का भी हेल्प लेते हैं। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कई बार NGO CSO को बुलाएगा, अचानक पैंडेमिक हो गया तो वो उस एरिया में जो NGO काम कर रहा है, जैसे हॉस्पिटल रिलेटेड वर्क में, तो DC उनको फ़ोन करेगा, बोलेगा यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, आपके पास एक्सपर्टीज है, आप तुरंत आके हमारी हेल्प करो। सो दे डू। तो दिस हैपन्स जब कैलेमिटीज वगैरह आती है। अभी कोविड-19 के टाइम पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे गए थे। तो नॉन स्टेट एक्टर्स टेक लार्ज लोड ऑफ स्टेट्स शोल्डर। सरकार वैसे ही बहुत काम होता है तो इनका काम थोड़ा कम होता है, तो स्टेट ज़्यादा फोकस कर पाएगा गवर्नेंस। नोट डाउन दिस लाइन, when non-state actors take a large load of state's shoulder, the state can focus more on governance. Excellent. तो द आइडिया इज CSR जो है NGO का वर्क है, CSO का वर्क है, इसको डिमोनाइज नहीं करना है, इनफैक्ट एनकरेज करना है। तो इस पे बेस्ड हमारा दूसरा सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट टेल व्हाट इज CSR, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रोविजंस क्या है, लाइक दैट। फिर इसका डिस्कशन करो, प्रोविजंस क्या हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यूटिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम्स। आज के टाइम पे इसकी क्या यूटिलिटी है। तो अगेन पॉजिटिव आउटलुक रखना है इसमें कि CSR इज इंपॉर्टेंट, चैलेंजेस हैं वो आयरन आउट किए जा सकते हैं, प्रोविजंस एंड यूटिलिटी। सो दिस इज दिस क्वेश्चन। ओके, देन व्हाट इंडिया सर्च्ड फॉर इन 2021, तो IPL क्रेजी है, यूरो कप वगैरह, टोक्यो ओलंपिक्स, नीरज चोपड़ा न्यू चैंपियन, ये सारी चीजें हैं। Then center seeks urgent listing of EWS reservation case today. एजुटेक रेगुलेशन पॉलिसी ऑन द कार्ड्स है, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा। एक्चुअली क्या होता है, कई बार एक्सप्लॉयटेशन होता है, मोनोपोली होती है, ड्रीम्स ना बेचे जाते हैं, विच इज एक्चुअली एट टाइम्स रॉन्ग। यू नो, कई बार फॉल्स ड्रीम्स दिखाए जाते हैं कि बस 1 महीने पढ़ लो और आप एग्जाम में फर्स्ट रैंक ले आओगे, ऐसा नहीं होता है। तो द आइडिया इज ड्रीम्स पढ़ाना अलग बात है, बट जो फेक प्रोमिसेस हैं, फॉल्स दिस ड्रीम्स एंड ऑल दिखाए जाते हैं, इससे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली भी फिर बर्डन होगा, फॉल्स होप लग जाती है कि बस 3 महीने में हम यहाँ से यहाँ हो जाएंगे, वो एक्चुअली फिजिबल है भी नहीं, होगा भी नहीं। बट फिर उससे क्या होता है, जब रिजल्ट आता नहीं है तो फिर एक बहुत बड़ा शॉक लगता है उन्हें, और दिस इज नॉट एट ऑल राइट जो उनकी ओवरऑल ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी में। सो द पॉइंट इज एजुकेशन होना चाहिए, बट ये फेक फॉल्स ड्रीम्स भी करेक्ट नहीं है।
ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन द टर्म ऑफ मनी एंड फी, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं वैसे भी इतना पैसा तो होता नहीं है उनके पास. सो द पॉइंट इज कि रेगुलेशन भी एक ज़रूरी है इस पूरे एजुटेक पॉलिसी का. जो चीज़ें हैं, जो बेसिक फाउंडेशन है कि लाइक सिंसियरली वर्क करो, हार्ड वर्क करो, रेगुलर रहो, चीज़ों को ग्रेजुअली इम्प्रूव करो, ये जो बेसिक फीचर्स है ना, ये भी प्रिपरेशन टाइम पे सिखाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही चीज़ आके चल के बड़ा एक्चुअल में काम आती है. ओके, तो इधर एक रेगुलेशन पॉलिसी का है, तो अभी लेटेस्ट सी इस पे क्या डिसीजन आता है. देन दिस इज नेक्स्ट पेज, एलिगेशन ऑफ एक्सपायरी. अभी एक नया कंट्रोवर्सी हो गया था, इसमें अपन को नहीं पढ़ना है. कोवैक्सीन जो लग रही है वो वेल रिसर्च्ड है, 12 मंथ उसका शेल्फ लाइफ होता है, लाइक दैट. देन स्टेट्स टू स्टेप अप वैक्सीनेशन, पुलिस इन एक्शन, स्ट्रिंग ऑफ अटैक्स मार्क्स एनिवर्सरी, ईरान जनरल किलिंग इन यूएस स्ट्राइक. यूएस ने दिस ड्रोन अटैक से किया था. FDA expands booster dose for more US citizens. World power vow to stop spread of nuclear weapon. Nuclear weapon, nuclear war में कोई नहीं जीतेगा. Collateral this complete annihilation होगा. So that is why nuclear war को encourage नहीं करना है. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है. एक CTBT भी है इसमें. CTBT का फुल फॉर्म बताइए. CTBT, क्या इंडिया ने CTBT साइन किया है? बिकॉज इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कराए हैं. तो जो वर्ड है वो डी न्यूक्लियराइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. दिसंबर का गुड्स एक्सपोर्ट इतने बिलियन हाई रहा, एक्सेलेंट. एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर आएगा, गुड फॉर इकोनॉमी. करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा. जॉबलेस रेट हिट हाई 7.9%. फैक्ट्री आउटपुट भी राइज हुआ, स्लोवर रेट PMI के डेटा ने बताया. परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, तो IHS मार्केट का डेटा है 55.5 है, 50 से ऊपर है, मतलब एक्सपेंशन, बट कम हुआ एक्सपेंशन. पहले 57 था नवंबर में. इजराइल और इंडिया, इंडिया इजराइल इन टॉक फॉर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, लेट अस सी. UAE के साथ भी बात हो रही है. नोमुरा एजेंसी ने बताया कोविड के बाद एक्टिविटी इंडेक्स हाई है. देन WTO मीट हो रहा है, कोविड पैकेज इंडिया डिमांड कर रहा है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO की चीफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाएगा कि हु इज WTO चीफ, शी इज दैट इंपॉर्टेंट. RBI ने अप्रूव कर दिया स्मॉल ऑफलाइन ई पेमेंट, मतलब OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पे अगर ट्रांजेक्शन 200 से 2000 का है रूरल एरिया पे. देन दिस इज स्पोर्ट्स और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट. ये है GST कंपनसेशन. क्विकली इसको देखते हैं कि GST का क्या इशू है. सी, GST कंपनसेशन क्या है. एक्चुअली जब GST आया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये बात था कि बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो सब्ज्यूम हो जाएंगे. बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि GST भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हो जाएंगे सब्ज्यूम. और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो ज़्यादातर स्टेट लेवल के थे. तो स्टेट ने अपनी टैक्सेशन पावर गिव अप किया सो दैट GST का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए. अब स्टेट्स बोल रहे हैं कि हमने अपना टैक्सेशन पावर हटा दिया, बट उससे हमें लॉस भी हो रहा है. तो एक ऐसा मेथड लगाओ कि GST हम सपोर्ट करें, बट जो हमारी टैक्सिंग पावर हटने से लॉस हुआ उसका आप हमें कंपनसेशन करो फॉर सम टाइम, तब तक GST स्टेबलाइज हो जाएगा. तो ये अग्रीमेंट हुआ था 2017 में जब GST आया था. अब क्या हुआ कि इस अग्रीमेंट में जो बातें थी GST कंपनसेशन की, वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाई, बिकॉज सफिशिएंट कलेक्शन नहीं हुआ GST का. इससे क्या हुआ, फोर्स मेजर लग गया. और स्टेट्स बोलते हैं कि वी आर फीलिंग चीटेड, कि आपने प्रॉमिस किया था इतने सारे टैक्स का कंपनसेशन होगा, वो आप दे नहीं पा रहे. अब सरकार को लगा कि कंपनसेशन तो देना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर एक और लोन ले लिया उस पर. अब उस लोन को चुकाने में और टाइम लगेगा. तो जो कंपनसेशन वाला ये जो था क्राइटेरिया, ये यूजुअली 5 साल के लिए था, 2022 तक के लिए. इसको फर्दर और एक्सटेंड करा जा रहा है, से 4-5 ईयर्स मोर. तो ये आइडिया है GST कंपनसेशन का. कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, तो जैसे तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन्होंने बोला हमारा रेवेन्यू कम हो गया है, तो आप हमें कंपनसेट करो. कंपनसेट का जो क्राइटेरिया था ना, ये भी थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल नहीं था. ये इस बात में क्रिटिसिज्म भी हुआ. जो 2020 का था ना फर्स्ट वेव, तब हमने ये आर्टिकल बहुत एवरीडे पढ़ा है ये. तो एक बार क्विकली देख लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन का जो 101st अमेंडमेंट है 101 2016 में, ये लेके आया था GST को. GST के कारण क्या हुआ, जो राज्य हैं उनको सीड करना पड़ा, छोड़ना पड़ा ऑलमोस्ट ऑल देयर पावर टू इम्पोज लोकल लेवल इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिकॉज ये कंज्यूम हो गए, ये सब्ज्यूम हो गए GST में सारे टैक्सेस. तो राज्यों के पास अब वो टैक्स लगाने का पावर नहीं रहा.
अग्रीइंग टू लेट द प्रिवेलिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ इम्पोज बी सबज्यूम्ड इनटू जीएसटी। सब जीएसटी में चले गए। अब जो स्टेट्स हैं उनको स्टेट जीएसटी मिल रहा है, कंपोनेंट ऑफ जीएसटी है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, ऐसी स्टेट का जीएसटी है, और एक शेयर है आईजीएसटी, और जो सेंट्रल जीएसटी है वो सेंटर के पास होता है। बट अब भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है तो क्या करे, एक कंपनसेशन दो। सेंटर स्टेट्स को कंपनसेट करेगा जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी लगाने के कारण। तो ट्रांजिशन जो टाइम है उसमें रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, नए इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए उसको कंपनसेट करो, और उसका एक पूल्ड जीएसटी कंपनसेशन फंड बना दिया 5 साल के लिए 2022 तक। ये जो फंड बनेगा, ये फंड में पैसा आएगा कंपनसेशन सेस से, जो लगेगा डीमेरिट गुड्स पे। तो ये जो कंप्यूटेशन होगा शॉर्टफॉल का, ये इस बेसिस पे होगा कि हर साल 16-17 से लगा है तो 14% का ईयर राइज ग्रोथ के अकॉर्डिंग इतना कंपनसेशन राज्यों को मिलेगा। तो क्या अग्रीमेंट हुआ, राज्यों का शॉर्टफॉल हुआ जीएसटी, तो राज्यों ने कहा कि हमें एक्स्ट्रा कंपनसेट करो, तो एक फंड बनाया जीएसटी कंपनसेशन फंड, इस पे डीमेरिट गुड पे टैक्स लगा के सेस लगा दिया एक्स्ट्रा। सेस क्या होता है, लाइक एक्स्ट्रा फॉर पर्टिकुलर पर्पज टैक्सेशन हो रहा है। तो ये सेस सेंटर ने कलेक्ट किया, एक पूल आया, अब इस पूल से सारा पैसा जो इसका जितना कमी हुआ उसको उतना बांट दिया जाएगा। अब इसमें पैसा ही नहीं आया तो अब क्या करें, तो सरकार ने बोला फोर्स मेजर लगा देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि हम अब प्रॉमिस डिलीवर नहीं कर पाएंगे बिकॉज कोविड आ गया। तो स्टेट ने बोला ये तो गलत बात है, तो सेंटर ने कहा कि हम लोन्स वगैरह लेके इसको फंड फिल करते हैं, और फिर एक रिलीज हो गया ट्रांश जिसमें कंपनसेशन मिल गया। अब बात है कि वो जो लोन लिया है उसको भी तो पे करना पड़ेगा ना, तो ये जो 5 साल का विंडो था इसको फर्दर 2022 से भी बढ़ा दिया जाएगा। एक्स्ट्रा सेस लगता रहेगा डीमेरिट गुड पे जब तक जीएसटी स्टेबलाइज नहीं हो जाए। तो दिस इज एक्सटेंडिंग द जीएसटी कंपनसेशन। ये बात है, रशिया होप्स टू बी रैचटिंग अप टेंशंस विद यूक्रेन। व्हाई, क्योंकि यूक्रेन का, ये भी हमने पहले कई बार देखा है, यूक्रेन की जो बॉर्डर है यहाँ नाटो पावर प्रोजेक्शन करती है, रशिया को एनसर्कल करने की कोशिश करती है। तो रशिया बोलता है नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएस लेड, ये पुराने जो यूएसएसआर कंट्रीज है उससे दूर रहे। यूक्रेन नाटो का मेंबर भी बनना चाहता है, तो रशिया बोलता है हम ये नहीं करने देंगे। प्लस यूक्रेन के बहुत सारे जो रीजन्स हैं यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन के लोग हैं, तो वो चाहते हैं हम रशिया में मिल जाए। तो इस बात का पूरा टेंशन हो रहा है। अगर रशिया इन्वेड करेगा यूक्रेन में तो जो नॉर्ड स्ट्रीम है जर्मनी के साथ वो भी चैलेंज हो जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूरोप ने कहा था वो ग्रीन होना चाहता है, तो यूरोप डिपेंड करना चाहता है गैस पे ज़्यादा, क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल मतलब कोल पेट्रोल से कम पॉल्यूटिंग है, और गैस आएगी फ्रॉम रशिया, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। तो दिस इज देयर। weighing in on the efficacy of female leadership. अब सी प्रॉब्लम क्या है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन से हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब ब्यूरोक्रेसी वगैरह में भी देखो और रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है वुमेन सेक्शन का। तो एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तभी तो ग्रोथ, एंड दिस जो सीलिंग है इसको तोड़ना ज़रूरी है, रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है फॉर दिस लीडरशिप। डाउरी इज़ अ क्राइम, पोस्ट द प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी। सो इस चीज को भी बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना है, डाउरी इज अ क्राइम। तो एंटी डाउरी है, इसमें भी द आइडिया इज कि आप लोगों को जागरूक बनाओ। कई बार जो गवर्नमेंट सर्विसेज में आके भी सच टाइप ऑफ दिस हीनस क्राइम होता है विच इज एब्सोल्युटली नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। सो प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी जो है इसको स्टॉप, प्रोहिबिशन करना जरूरी है। देन 74th इंडिपेंडेंस डे में म्यांमार, बर्मा, ये कुछ उसके क्विज है। तो ये तो था द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में भी ऑलमोस्ट सेम ही न्यूज़ है। दिस वैक्सीनेशन कवरेज हो रहा है, नायडू साहब का स्पीच है, आईसीएमआर 5 डे विंडो दे रहा है ओमिक्रॉन किट का, एलएससी चाइना पैंगोंग सो पे डैम पे ब्रिज बना रहा है, कोविड के नंबर बढ़ रहे हैं। ओके, देन इसके बाद सी स्टूडेंट्स जो टीनेजर्स हैं बड़े एक्साइटेड हैं, दिस वैक्सीनेशन एंड ऑल वंडरफुल। अपने भी कुछ स्टूडेंट्स ने वैक्सीनेशन कर लिया है, मैसेजेस आए थे, इट्स वेरी गुड। ये जो फीवर वगैरह एक आध दिन ही रहेगा, यू विल बी ऑल फाइन। देन दिस इज कंटेनमेंट। देन ये है इंडिया कैन ज्वाइन वर्चुअली दिस सार्क समिट होने वाला है पाकिस्तान में। ISRO गगनयान लॉन्च करेगा बिफोर August 15। ट्रैक द डाउन जो एप्लीकेशंस होते हैं इस टाइप के जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, इस पे साइबर क्राइम्स है, इस पे भी क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नो टाइम टू लूज, कोविड फंड, इंडोमिटेबल फाइटर। डेमोक्रेसी के चैलेंजेस बताए हैं, मॉडर्न डे डेमोक्रेसी। देन फॉर साउथ एशिया यूक्रेन एक लेसन है। यूक्रेन, बिकॉज यूक्रेन भी क्या है, बीच में इधर नाटो आ गया, दो पावर लिफ्टर के बीच में यूक्रेन फंस गया, इधर रशिया एंड देयर इज नाटो, और सब अपना इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वाया यूक्रेन। In bad faith, funding cut off, the law in the numbers, GDP data, shelf life of vaccination unnecessary है, इस कंट्रोवर्सी में नहीं आना है। GitHub, दिस हैरासमेंट, ऑनलाइन हैरासमेंट टॉलरेट नहीं होना चाहिए। जॉबलेस रेट ग्रोथ बड़ा है, 5G का ऑक्शन है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस और ISRO अदर ऑफिशियल से भी टच में है। एक्सपोर्ट बड़ा है, सॉफ्टवेयर का डिमांड बड़ा है। PMI स्लिप हो गया। RBI 200 पर ट्रांजेक्शन ऑफलाइन मोड में बिना OTP के अलाउ करेगा। सी, जैसे लीडरशिप की बात है ना, वी नीड मोर सच एग्जांपल्स, जैसे ONGC गेट्स फर्स्ट वुमेन CMD, वंडरफुल। तो अलका मित्तल मैम है, आप CMD हैं ONGC की। एप्पल फर्स्ट 3 ट्रिलियन कंपनी बन गया। अमेजॉन आर्बिट्रेशन डील क्वाश हो जाएगा शायद, लेट अस सी। 4th और 5th डोज भी लग रहा है अमेरिका में। UAE, यमन, इजराइल 4th डोज लगा रहा है। एंड दिस इज रशिया। न्यूक्लियर वॉर में किसी की भी जीत नहीं होनी है। सो दिस इज 4th of January 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.